प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। जन्म से 24 माह, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 वर्ष। तो साथियों, हमारा जो ये रैपिड रिकॉल सीरीज है, पूर्व में पढ़ाए गए प्रश्नों की एक श्रृंखला है। आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको बना पा रहे हैं, ये टेस्ट आपका लिया जाता है। तो अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, इसका मतलब आप एक्सीलेंट कैटेगरी में हैं। आप निश्चित रूप से बीपीएससी प्रधान शिक्षक का एग्जाम या सीटेट का एग्जाम पास करेंगे। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब चंद ही दिन बचा हुआ है प्रधान शिक्षक का परीक्षा में। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट को बनाइए, वीडियो को मोर देन मैक्सिमम बार देखिए, और आप अपने कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे। हम आपसे प्रश्न रैपिड रिकॉल का पूछते जाएंगे, इसका उत्तर वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा। तो आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा सही टिक मार रहे हैं, गलत टिक मार रहे हैं, टिक मारते जाइएगा। 4 ऑप्शन के साथ दिया जा रहा है। तो इसका पहला का क्या आंसर होगा, आप लिखेंगे। दूसरा, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। तीसरा, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की। चौथा, संक्रियात्मक अवस्था है। पांचवा, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंत वस्तु का निर्धारण करती है। छठा, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की व्यक्ति कर रहा है। सातवां, निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है। आठवां, बच्चों का विकास, किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षकों द्वारा प्रभावित होता है। नौवां, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया। और 10वां, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। 11, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है। अब पहला प्रश्न हम लोग अपने सेट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो साथियों, बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। सेट नंबर 31, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं के साथ मैं हरि सर सभी शिक्षक बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने अपने 2 साथियों को निश्चित रूप से शेयर करें, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार से 2000 प्लस शिक्षक प्रधान शिक्षक या सीटेट में चयनित हो। गुरुदक्षिणा स्वरूप ये कार्य निश्चित रूप से करेंगे। अब इसका ऑप्शन है, पहला, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। दूसरा, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तीसरा, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। चौथा, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आपने अगर इसका उत्तर पहला लगाया है तो सही, और अलग कोई दूसरा ऑप्शन है तो गलत है। तो इसके साथ इसका पहला ऑप्शन है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। पहला, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। दूसरा, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तीसरा, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखे हों। चौथा, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के। तो साथियों, आप जो है सो अब इसका ऑप्शन आपने क्या बनाया। तो इसका ऑप्शन निश्चित रूप से तीसरा है। तीसरा ऑप्शन के साथ वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। दूसरा, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। तीसरा, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखती है। चौथा, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती है।
तो तीसरा का ऑप्शन साथियों पहला है, तीसरा का ऑप्शन पहला है। चौथा, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। पहला संज्ञानात्मक सिद्धांत, दूसरा मानवतावाद, तीसरा व्यवहारवाद, चौथा रचनावाद। तो इसका ऑप्शन है साथियों चौथा रचनावाद, अर्थात राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि पहला वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, दूसरा वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, तीसरा वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, चौथा वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। तो इसका ऑप्शन साथियों निश्चित पहला है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, अर्थात कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अब छठा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, दूसरा नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, तीसरा शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, चौथा कक्षा में सही प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आपने सही लगाया, इसका उत्तर होगा पहला, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। अब सातवां नंबर, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? पहला, बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में, दूसरा बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, तीसरा चुप्पी साधे रहने के लिए, चौथा शिक्षकों को निर्देश देने में। तो सातवां का ऑप्शन साथियों दूसरा है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक आउट कर लेंगे। अर्थात अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए मदद करता है। आठवां, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, दूसरा विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, तीसरा सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, चौथा अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो इसका ऑप्शन है साथियों दूसरा, अर्थात विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, अर्थात आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, ये कथन सत्य है, बाद बाकी कथन असत्य है। अब नौवां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? तो ये साथियों ये नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से फंसाएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही समझदारी से पढ़िएगा, देखिएगा, तब उसका उत्तर लगाइएगा। तो पहला ऑप्शन है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, दूसरा विकास गुणात्मक चरणों में होता है, तीसरा बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, चौथा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो इसका ऑप्शन है साथियों दूसरा, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। अब 10वां आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पहला अनुत्कर्मणीयता, दूसरा ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, तीसरा प्रतीकात्मक विचार का विकास, चौथा अहमन्यता। तो इसका ऑप्शन दूसरा है, अर्थात ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, अर्थात ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, बाद बाकी अनुत्कर्मण्यता, प्रतीकात्मक विचार का विकास और अहमन्यता पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा है। अब 11 नंबर, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, दूसरा वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, तीसरा यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, चौथा यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो इसका ऑप्शन साथियों चौथा है, अर्थात यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, अर्थात यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है।
अब 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? पहला, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। दूसरा, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। तीसरा, सही जवाब क्या है। चौथा, क्या आप इसी तरह की स्थितियों के बारे में सोच सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है साथियों पहला, अर्थात विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ये गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है बच्चों को। अब 13 नंबर प्रश्न के हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। दूसरा, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। तीसरा, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। चौथा, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेवलिंग। तो साथ ही ये क्वेश्चन बहुत भी आई है। इसका उत्तर है दूसरा, अर्थात करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। अर्थात करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 14, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि स्वेच्छा स्वयं ही जीवन है। पहला, जीवन सच्चा शिक्षक है। दूसरा, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। तीसरा, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। चौथा, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। तो 14 का आंसर है साथियों चौथा, अर्थात स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। अर्थात प्रगतिशील शिक्षा के बारे में स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। 15, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। पहला, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। दूसरा, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तीसरा, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। चौथा, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो 15 का ऑप्शन है साथियों चौथा के साथ यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। अर्थात कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है माना जा सकता है। अब 16, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। पहला, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। दूसरा, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। तीसरा, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। चौथा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन भी साथियों चौथा है, अर्थात एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। अर्थात निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अब 17, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। पहला, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। दूसरा, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। तीसरा, में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। चौथा, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। तो 17 का ऑप्शन है साथियों तीसरा, अर्थात में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। अर्थात एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। 18, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। पहला, ट्यूशन। दूसरा, मीडिया। तीसरा, समाजीकरण। चौथा, संस्कृति। तो 18 का ऑप्शन है साथियों पहला, अर्थात ट्यूशन। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत भी आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 19, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि पहला, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। दूसरा, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तीसरा, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। चौथा, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो 19 का ऑप्शन है साथियों दूसरा। 19 का ऑप्शन है दूसरा, वे मुख्य रूप से मुख्य
धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। अर्थात मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारी की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। 20 एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि पहला, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तीसरा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। चौथा, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो 20वां का ऑप्शन साथियों तीसरा है। तीसरा के साथ बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, अर्थात एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। 21 शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। पहला, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। दूसरा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तीसरा, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। चौथा, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो 21 का ऑप्शन है साथियों दूसरा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। अर्थात शिक्षक सीखने के मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। अब 22 निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी साथियों नहीं के साथ है, इंपॉर्टेंट है। पहला, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। दूसरा, इसे भारत के शिक्षा के अधिकतर अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तीसरा, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। चौथा, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। तो आपने दूसरा ऑप्शन लगाया है तो सही है, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। अगर नहीं लगाया है तो आपका उत्तर गलत है, तो इसका उत्तर दूसरा है। अब बच्चों में प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है। पहला, एक अनुशासित दिनचर्या। दूसरा, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तीसरा, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। चौथा, सफल माता पिता। तो इसका उत्तर है साथियों दूसरा, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की एक अंतःक्रिया, अर्थात बच्चों में प्रतिभाशीलता आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। चैनल पर अगर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब जो है 24 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो पहला, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। दूसरा, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तीसरा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वो मुख्य धारा की भाषा सीख सके। तो इसका उत्तर है साथियों दूसरा, अर्थात उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। अर्थात सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। अब 25, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। पहला, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। दूसरा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तीसरा, उन्हें अतिरिक्त समय देने पर। चौथा, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो इसका उत्तर साथियों 25 का दूसरा है, अर्थात शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, अर्थात कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। अब 26 नंबर, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। तो साथियों इसमें भी नहीं लगा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप गंभीरता से देखेंगे। पहला है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। दूसरा, एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना। तीसरा, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश
चौथा, उनके कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन। तो इसका उत्तर है साथियों पहला, एक बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, अर्थात अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना तरीका उपयुक्त नहीं है। अब 27 के साथ, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो पहला प्रत्यस्थायी है, दूसरा विकलांग है, तीसरा डिसलेक्सिक है, चौथा सृजनात्मक है। तो 27 का ऑप्शन साथियों चौथा है, सृजनात्मक है, अर्थात अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों को पहचान करते हैं जो सृजनात्मक है। 28, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता है? पहला, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, दूसरा, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, तीसरा, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए ईमानदार रहना, चौथा, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। तो 28 का उत्तर है पहला, अर्थात अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो साथियों, अगर आप इस वीडियो को चला के सिर्फ कॉपी कलम लेकर सिंपल अगर आप 1 2 3 4 करके सारा का नंबरिंग कर लीजिए और ABCD करके आप लिखते भी चलेंगे तो आपका द बेस्ट तैयारी हो जाएगा और आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे नंबरों से पास करेंगे। 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? पहला, उत्तेजना, दूसरा, स्मृति, तीसरा, डर, चौथा, ध्यान। तो इसका उत्तर है तीसरा, अर्थात डर। अर्थात डर जो है एक संवेग है। 30, एक बच्चा 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? पहला, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। दूसरा, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। तीसरा, बच्चे का जवाब बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। चौथा, बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। तो इसका ऑप्शन साथियों तीसरा है। इसका ऑप्शन तीसरा है, बच्चे का जवाब बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। और साथियों, अपने मित्रों को बस इतना बताइए कि BPSC प्रधान शिक्षक पर आप फ्री में अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, रैपिड फायर, रैपिड रिकॉल, करंट अफेयर, बिहार जीके का प्रत्येक दिन साय 6 बजे वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिए आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाता है। हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए 9973115257 या 8581071208 पर व्हाट्सएप करें। अब साथियों, हम मोस्ट VVI रैपिड रिकॉल का जो सीरीज है, पूर्व में पढ़ाए गए वीडियो का जो संकलन है, प्रश्नों की जो एक श्रृंखला है, वो उसका आपने कितना सही लगाया है, अब आप मिलाएं कि आपका कितना सही है। पहला है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तो B 2 से 7 वर्ष, प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। दूसरा, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है स्टैनली हॉल। A, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? स्टैनली हॉल। तीसरा, भाषा की सापेक्षता परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो इसका उत्तर है D, वहार्फ। भाषा की सापेक्षता परिकल्पना वहार्फ ने प्रतिपादित की। चौथा, संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष। C, 7 से 11 वर्ष, संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष। पांचवा, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? तो निश्चित रूप से D है, वहार्फ। इसका उत्तर है D। अब छठा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा है, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है कि सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के व्यक्ति कर रहा है? तो इसका ऑप्शन है A, सजीव चिंतन। इसका उत्तर है A, सजीव चिंतन। 7वां नंबर, निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रदायों से है? तो इसका ऑप्शन है साथियों C, केरेन हार्नी। इसका उत्तर है C, केरेन हार्नी। अब 8वां नंबर, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो D, ये सभी, अर्थात मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। 9वां, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया?
तो डी एरिक्सन महोदय ने। 10वां ऑप्शन, 10वां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। बी भावना संबंधी आदत, यह आदत कहलाती है भावना संबंधी आदत। और अंतिम प्रश्न साथियों, अंतिम प्रश्न, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? तो इसका है बी परिवार। साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप हमारे उद्देश्य के साथ जुड़ना चाहते हैं, 2000 प्लस शिक्षक, बीपीएससी प्रधान शिक्षक इस चैनल से अगर बने, तो आप कम से कम 2 मित्रों को निश्चित रूप से ये वीडियो शेयर करें और आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो बनेगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत।